नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर ही नहीं आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी जो जीत है या एक सीट है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्योंकि जब हम आपको क्रमबद्ध विधिवत रूप से सारा पाठ्यक्रम करा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और शुरू से क्लास देखिए। यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो इसी के साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है कि यहाँ पे जो कवि या रचनाकारों को हम पढ़ते हैं उनकी पंक्तियों को हम PDF हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं। देखिए, जितने साधन हैं, जितने संसाधन हैं, उनके अनुसार आपको चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो अन्यत्र आप हमसे अपेक्षा ना कीजिएगा। इसी के साथ में कुछ लोग तैयारी करते हुए सोचते हैं कि हम कैसा पेपर आएगा, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो यदि आपको ये सब जानना है और बिल्कुल पक्के हो के मैदान में उतरना है तो हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पेड है, क्लासें निःशुल्क हैं सारी, लेकिन जो आपका टेस्ट सीरीज है आपकी वो पेड है। उसका चार्ज है उसका चार्ज ये है कि 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं, एकदम नवीन पद्धति पर आधारित। इस समय जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग जान रहे होंगे कि हाँ, वाकई में ही टेस्ट सीरीज़ में मेहनत की जा रही हो। इसी के साथ में प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों और जो भी तथ्य दिए जाते हैं वो प्रामाणिकता के साथ में दिए जाते हैं। 50 टेस्ट पेपर का जो शुल्क है आपका वो 500 रुपये है। यदि आप प्रति एक टेस्ट पेपर निकालेंगे तो मात्र 10 रुपये आपका पड़ेगा। इसलिए आपको, और ये भी है कि TGT PGT विशेषकर यूपी वालों की, अगर उनकी परीक्षा की तिथि अनाउंस हो जाती है तो उससे कम से कम 15 दिन पहले आपको सारे टेस्ट पेपर करा दिए जाएंगे। इस तरह से भी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि हमें आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध है या आप अनायास ही आपको पेपर दिया गया हो, नहीं। पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपको पेपर दिया जाता है। जो एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है, उस प्राइवेट ग्रुप में व्हाट्सएप की जो चैट है वो भी ओपन कर दी जाती है। यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है किसी प्रश्न में तो आप निसंकोच या तो प्रश्न का नंबर स्क्रीनशॉट लेकर आप डाल सकते हो कि ये टेस्ट नंबर है और ये प्रश्न है, इसका हमें ये लग रहा है या हमें संदेह है, स्पष्ट कीजिए। तो वो सब आपको स्पष्ट कर दिया जाता है। इतनी सुविधाएं आपको अन्यत्र कहीं पे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट आप कहाँ गलत हैं या प्रश्न कहाँ गलत है ये आपको नहीं पता चलता है। तो लाभ अनेक हैं टेस्ट सीरीज के। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विलंब ना करके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी अंत में एक और कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसको हम बता देंगे। चलिए बात करते हैं। इस समय हम चल रहे थे, देखिए चलना शुरू किया था लेकिन पता नहीं था कि इतना विस्तृत होते होते इतना समय भी लग जाएगा। हमने टारगेट बहुत कम समय का रखा था, लेकिन क्या करें कि सतही तौर पे पढ़ा के निकलना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य है कि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो विधिवत रूप से अपनी तैयारी कर लें। अभी भी कह रहे हैं जिन कैंडिडेट ने कोई सहायक किताब या मूल पुस्तक, तो मूल पुस्तक खरीदने का इस समय नहीं है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप सहायक किताबों की और मूल पुस्तकों की जो आपकी एक लिस्ट है, वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। जो आपको उचित लगता है, आपको मार्केट में, आपके आसपास में, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। नहीं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अब हो गया है, आप ऑनलाइन भी किताबें मंगवा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए कोई भी सहायक किताब आप इस समय ले लीजिए। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे तो वही है कि विस्तृत पढ़ाते पढ़ाते समय इतना निकल गया कि पता ही नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन की पूर्वजों में है, उनके पिता के रूप में है। उनके पिता हैं अमिताभ बच्चन जी के। और एक चीज़ ये भी होती है कहीं ना कहीं कि जीन में भी कुछ गुण होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन भी जब कोई कविता लिखते हैं तो काफ़ी अच्छी लिखते हैं। ठीक है, अतुलनीय रहती है, तो कहीं ना कहीं जीन में ये चीज़ें रहती हैं। जबकि आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्षेत्र बदल जाता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो जो माता पिता का जो दबाव रहता है कि हमें अपने बच्चों को ये बनाना है, ये बनाना है, तो वो थोड़ी सी उनकी
गलत धारणा होती है। गलत धारणा इसलिए होती है कि अब देखिए, आप अगर हरिवंश राय बच्चन जी चाहते कि मैं अपने बेटे को एक कवि या कथाकार के रूप में प्रसिद्ध करूं, तो नहीं हो पाता। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी के पुत्र हैं अभिषेक बच्चन जी, तो अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से हर कोई जो भी इस समय बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गार्जियन हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने बच्चों की प्रतिभा को देखिए यहाँ पे। चलिए, वैसे यहाँ पे ये कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना था। बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? समय की बात करें तो 1907 में हुआ था, निधन 2003 में। 1907 में जो इनका जन्म हुआ था, ये हुआ था आपके इलाहाबाद में, कटघर जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन की यदि निधन जो हुआ था इनका मुंबई में हुआ था। जन्म की बात कर लें तो इलाहाबाद, निधन की बात करें तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। इनके हरिवंश राय बच्चन जी के 2 विवाह हुए थे। एक श्यामा देवी थी, श्यामा देवी इनकी पहली पत्नी थी, और तेजी बच्चन इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने श्यामा देवी के निधन के बाद लिखी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं काव्य में। काव्य संसार इनका काफ़ी लंबा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं काव्य संग्रह की कर रहे हैं। आगे चल के जो इन्होंने अनुवाद वगैरह किए हैं उन सब के एक साथ देखेंगे। बात करते हैं तेरा हार। इनका जो है वो पहली रचना मानी जाती है 1932 की। मधुशाला 1935 की। इनकी कोई भी रचना आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहें कि इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। देखिए, जो रचनाकार प्रसिद्ध होता है, जहाँ से प्रश्न बनने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं, तो उनके प्रसिद्ध और गौड़ सभी रचनाओं से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसीलिए आप कहें कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मधुशाला की बात करें तो 35 की है। मधुबाला 1936 की है। मधु कलश 1937 की। निशा निमंत्रण 1938। एकांत संगीत 1939। आकुलंतर 1943। सतरंगिनी 1945 की है। इसी के साथ में बात करें तो बंगाल का अकाल 1946। सूत की माला 1948। खादी के फूल 1948। खादी के फूल आपको पता है 2 लोगों ने लिखी है। मिलन यामिनी 1950। हलाहल 1950। आरती और अंगारे 1954। प्रणय पत्रिका, भाई आ गई प्रणय पत्रिका, कमेंट कर दीजिएगा विनय पत्रिका। अब पता है मुझे, सभी लोग जब एकदम करेंगे। बुद्ध और नाच घर 1958। तिरभंगिमा 1961। चारखे में 64 खूटे। उभरते प्रतिमानों के रूप 2 चट्टानें। 2 चट्टानें थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होती है, थोड़ा नहीं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको 2 वर्ष बाद यानी कि 1968 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसके बाद में 21वीं है सो अहम। सो अहम ये आपकी 1981 की है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कहना या इसका मतलब ये है कि जितने भी रचनाकारों को उनकी जिस रचना पे पुरस्कार मिला है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिन रचनाकारों को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या कुछ अन्य जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार देती है जो महत्वपूर्ण हैं, ये जब इनको पुरस्कृत कर दिया जाता है इनकी रचना को, तो ये रचनाकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर वो उनकी कोई भी रचना गौण भी रहेगी, उससे भी प्रश्न बनता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए महत्वपूर्ण की। तेरा हार पहले है, आप इसको पढ़े रहिए, इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, साला वाला, कलश निमंत्रण, ये तो महत्वपूर्ण है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते आप। एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, सूत की माला, पढ़े रहिएगा। खादी के फूल, मिलन यामिनी, हलाहल, आरती और अंगारे, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, तिरभंगिमा महत्वपूर्ण है। चारखे में 64 खूटे, उभरते प्रतिमानों के रूप, पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रश्न बनने की संभावना है। सो अहम, 2 चट्टानें। बात कर लेते हैं इनके अनुवाद में। अनुवाद इन्होंने किया है खयाम की मधुशाला, यानी कि
जो उमर खयाम है उनकी रुबाइयों का जो इन्होंने अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है? तो खयाम की मधुशाला कब किया था? 1935 में। जनगीता मैकबेथ, जनगीता अधिकांशतः विकल्प में जनगीता मिलता है। जनगीता मैकबेथ, मैकबेथ थोड़ा सा आपको भ्रमित करेगा। यदि प्रश्न बन जाता है तो ये अनुवाद के रूप में आपको भ्रमित करेगा। भ्रमित इसलिए करेगा क्योंकि जनगीता मैकबेथ जो रचना है जो इन्होंने अनुवाद किया है, इसमें इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है। अब जनगीता विकल्प आएगा तब तो आप आसानी से पकड़ ले जाओगे, ठीक है। लेकिन यदि आगे मैकबेथ लगा देता है तो आप थोड़ा सा और कोई इस तरह की रचना रख देता है जिसमें आपको भ्रम हो, आप पक्का उस प्रश्न को गलत कर जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो इन्होंने अनुवाद किया है भगवत गीता का, वो जनगीता मैकबेथ नाम से किया है। ओथेलो का भी इन्होंने, ओथेलो एक रचना है उसमें भी इन्होंने अनुवाद किया है। बात कर ले तो बच्चन जी की पहली रचना तेरा हार तथा अंतिम रचना सो अहम मानी गई है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। थोड़ा सा रचनाओं की विशेषता में देख लेते हैं। इनकी जो भी 2-3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगर हम एक साथ में लिखते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जो बोर्ड है इस पर पूरा आ नहीं पाता। इसलिए रचनाओं में हमारा प्रयास रहता है कि हम एक साथ ही आपको रचनाओं से परिचित करा दें। अच्छा, पहले आप इनके काव्य रचनाओं की विशेषताएं, मुख्य विशेषता। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं तो आपकी बात करते हैं निशा निमंत्रण की। निशा निमंत्रण में यदि बात करें तो ये इन्होंने इस काव्य संकलन में इन्होंने अपनी पहली पत्नी कौन थी? श्यामा देवी। पत्नी के विरह में लिखी गई कविताओं का संकलन किया है। और इसमें आप जब इस तरह का संकलन किया है तो आपको पता है निराशा, शौक व विरह से संबंधित कविताएं किसमें है? शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इस निशा निमंत्रण में है। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे आकुल अंतर। और आकुल अंतर की यदि बात करें तो इसमें भी शौक और विरह से संबंधित, शौक व विरह से संबंधित कविताएं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर खादी के फूल। खादी के फूल ये एक संयुक्त रचना है। यह एक संयुक्त रचना है। संयुक्त रचना का मतलब है कि इसको 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर लिखा है। तो रचना है जिसमें
दूसरे कवि, दूसरे रचनाकार सुमित्रा के नंदन पंत हैं। ठीक है, और इसी की बात करें, ये जो आपकी खादी के फूल है, तो यह है महात्मा गांधी पर आधारित है, या उनके महात्मा गांधी जी पर आधारित है, या आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, अभी पीछे हमने बात की थी थोड़ा सा पहले, प्रणय पत्रिका। यह है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं बुद्ध और नाचघर। बुद्ध और नाचघर जो है, ये देखिए हर कवि में कई कई प्रवृत्तियां होती हैं। नाचघर यह मार्क्सवाद से संबंधित है, यह रचना मार्क्सवादी, यह रचना मार्क्सवादी है, यानी कि बुद्ध और नाचघर रचना जो है, इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। बात कर लेते हैं 6 नंबर पे, सो अहम की बात करें, इसमें बच्चन जी के दार्शनिक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए बात कर लेते हैं रचनाओं जो कुछ महत्वपूर्ण है उनकी बात कर लेते हैं। निशा निमंत्रण की बात करें तो निशा निमंत्रण और इसी के साथ में है एकांत संगीत। ये जो शुरू की रचनाएं हैं इनकी, इसमें इन्होंने अपने जो पत्नी थी श्यामा देवी, उनके विरह में लिखी थी। तो ये जो है इन्होंने अपनी पहली पत्नी की से जो विरह से संबंधित कविताएं थी उनका संकलन किया है। निराश, शोक, विरह आदि जो पीड़ा थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। आकुल अंतर, ये भी शौक और विरह से संबंधित है। खादी के फूल, यह एक संयुक्त रचना है। देखिए प्रश्न बन जाता है कभी भी, निम्नलिखित में से संयुक्त रचना है या नहीं है से संबंधित। और संयुक्त रूप में देखी जाए तो खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत दोनों ने लिखी थी। सुमित्रा नंदन पंत इनके मित्र मंडली में शीर्ष स्थान पर आते हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत अच्छे इनके संबंध थे। ठीक है, और ये जो है महात्मा गांधी जी पर आधारित है। कौन सी? खादी के फूल। प्रणय पत्रिका की बात करें तो ये जो भक्तिकालीन कवि तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी एक ब्रज भाषा में रचित रचना है विनय पत्रिका। उसके आधार पर प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। बुद्ध और नाचघर की बात कर लें तो बुद्ध और नाचघर ये जो है मार्क्सवाद से संबंधित है, यानी कि इसमें मार्क्सवादी जो विचार हैं हरिवंश राय बच्चन जी के वो दृष्टिगत होते हैं। बात कर लेते हैं सो अहम की। सो अहम, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी का जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो दार्शनिकता है, देखिए एक होता है साधारणतः साहित्य। आप साहित्य को किस रूप में पढ़ के चलते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी सी बात कर ले आपसे गोदान को। थोड़ा सा देखिए बात यह है ना कि हम उदाहरण आपको दे सकते हैं,
हम बच्चन जी का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो रचना आपने सुनी है, बेशक आपने गोदान अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो कथा है, जो कथ्य क्षेत्र है उसका, उससे आप परिचित हैं। आपको पता है कि नगरीय संस्कृति भी है, ग्रामीण संस्कृति भी है, और किसान के जीवन की त्रासदी की जो महागाथा है वो गोदान उपन्यास से अच्छी किसान जीवन की अभी तक किसी अन्य उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, काव्य किसी में नहीं मिलती है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा उपन्यास भी किसानी चेतना पे लिखे गए हैं, लेकिन नहीं मिलती है। अब बात कर रहे थे दार्शनिकता की। आपने गोदान को पढ़ा, आपने साधारणता में पढ़ के निकल गया, आपने देखा कि होरी है, होरी का जो परिवार है वो किस तरह है, लेकिन एक दार्शनिक मत उसको कई दृष्टियों से देखने का प्रयास करता है। आपने उसको देखा है कि वो ग्रामीण जीवन में है। आप देखेंगे, क्योंकि हम अभी नहीं बता रहे, जब हम आपको नेट का जब पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि एक एक रचना, देखिए पूरी रचना पढ़ाना उद्देश्य नहीं होता है। पूरी रचना का सार या उसको पढ़ने की जो वैचारिक दृष्टि होती है, जो दार्शनिक दृष्टि होती है, वो आपको यदि आपको यदि तैयार किया जाए उस दृष्टि के अनुरूप, तो आप फिर हर रचना को अपने से पढ़ते चले जाएंगे और कहीं पे भी आपको खेद नहीं होगा। जैसे कि आप बात करें गोदान की, तो गोदान में यदि सतही तौर पे देखेंगे तो होरी एक किसानी का जो जीवन है वो जीवन यापन कर रहा है, लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा कि उसकी एक लालसा है। लालसा क्या है? उस समय के किसान की, क्या आज भी जो किसान होते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि हाँ भाई गाय होनी चाहिए। गोदान, गाय का दान ही उपन्यास का नाम है। अब गाय को रखने के यदि आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो अनेक फायदे हैं। एक दार्शनिकता जो कहती है, दार्शनिकता थोड़ा सा ये भी कहती है कि देखिए ये क्या मत है कि बाहर, यानी कि आपके बार पे या जो आपकी चौपाल है उस पे गाय बंधी हुई होनी चाहिए, यानी कि गाय बंधी हुई है। अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो आप समृद्धि का प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके घर के दरवाजे पर गाय बंधी हुई है। उसी के साथ में यदि आप दूसरी दृष्टि वहाँ पे देखते हैं तो एक तरीके से आर्थिक दृष्टि भी है। भाई गाय है, दूध देगी, दूध उसका बिकेगा, तो आर्थिक जो समस्याएं हैं आपकी, आप उनसे भी दूर होंगे। दूसरी बात यह है कि आपका अपना घर है तो इसमें भी दूध की किल्लत नहीं रहेगी, पिएंगे खाएंगे आप जो भी है। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो दूसरी अर्निंग इससे ये है कि भाई गाय है, जब चारा खाएगी तो उसका जो अवशेष है उससे आप देखेंगे कि खेती में भी काम आएगा। तो मतलब देखेंगे आप तो कई फायदे हैं। तो ये दर्शन कहता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि सो अहम, इसमें क्या हुआ है कि बच्चन जी के जो दार्शनिक मत हैं वो किन तथ्यों को किस दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं या किस किस क्षेत्र में उनकी दार्शनिकता है, इन सब का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, खादी के फूल में एक चीज़ और बता दें, ये गांधी जी पर आधारित है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने उनके निधन के बाद इसको लिखा है। इस चीज़ से भी आप परिचित रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी प्रश्न में अटका दे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत विस्तृत पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या करें, समय का अभाव रहता है मेरे पास भी। आगे बात कर लेते हैं बच्चन जी के उपनाम। बच्चन जी के उपनाम में यदि बात करेंगे तो पहले नंबर पे है, इन्हें मस्ती का कवि कहा जाता है। मस्ती का कवि कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, दूसरे नंबर पे है छई रोमांस का कवि। छई रोमांस का कवि भी आपके इनको कहा जाता है।
हरिवंश राय बच्चन जी को। तीसरे नंबर पे बात करें तो आत्मानुभूति का कवि, आत्मानुभूति का कवि। ठीक है, इसी के साथ में एक बात करते हैं चौथे नंबर पे, ये नवीनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस नवीनवाद को ही हालावाद कहते हैं। ये जो नवीनवाद है यही हालावाद है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हालावाद को क्या कहा है, हालावादी जो कवि हैं उनको इन्होंने कहा है, हालावादी काव्य की मस्ती, हालावादी काव्य की मस्ती उमंग और उल्लास की, काव्य की मस्ती उमंग और उल्लास की कविता है। हालावादी काव्य ही लिखिए, हालावादी काव्य मस्ती उमंग और उल्लास की कविता है, ये कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बात कर लेते हैं, एक थोड़ी सी है, हालावादियों ने, जब हालावाद शब्द आ ही गया है तो हालावादियों ने अशरीरी प्रेम के स्थान पर, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को महत्व दिया है। शरीरी प्रेम को महत्व दिया है। ठीक है, आगे एक और कथन ले लेते हैं। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, निराशा का है, अवसरवाद का है, अवसरवाद का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। परिप्रेक्ष्य में हो। और ये जो हालावाद के संबंध में कथन कहा है, ये कहा है रामदरस मिश्र ने। ठीक है, तो ये था इनका। आगे बात कर लेते हैं, एक छोटा सा तथ्य है, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास
डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे इस समझाने के लिए कुछ नहीं था, आप कथन खुद से याद कर लेते हैं। हाँ, इतना था कि ये जो हम बात कर रहे थे कि अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम। देखिए, छायावाद में या उससे पहले आप देख रहे थे कि हर किसी ने अशरीरी प्रेम यानी कि मानवीकरण किया था। यहाँ पे मानवीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सही है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। बात कर लेते हैं बच्चन जी। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। कौन कौन से भाग हैं? पहले नंबर पे यदि बात करें बच्चन जी की आत्मकथा की, क्या भूलूं क्या याद करूं। 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 दूसरे नंबर पे 1969 की है। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर समय की बात करें तो 1970 की है। तीसरे नंबर पे बात करें बसेरे से दूर। बसेरे से दूर की बात करें तो 1977 की है। फोर्थ नंबर की यदि बात करें तो 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। समय की यदि बात करें इसका समय मिस्टेक है, आगे बात कर लेते हैं। बच्चन रचनावली बच्चन रचनावली 10 खंडों में रचित है। देखिए, कहीं कहीं आपको 9 भी मिल जाएगा, लेकिन खंड बढ़ गया है। ठीक है, इसी के साथ में हमें लग रहा है कि बच्चन सिंह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, 1976 ईस्वी में इन्हें यानी कि 1976 में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। इसी के साथ में बात करें तो बस इतना ही है। हरिवंश राय बच्चन जी, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। याद आया, अनुवाद करने वाले कवि हैं। अब ये कौन कौन से हैं, आप भी इतना नवीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा आप हम लोगों के साथ बने रहिएगा, तब देखिएगा। पहले नंबर पे बात कर ले तो मैथिली शरण गुप्त, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लो कहीं भी, सिलेक्शन यहीं से होगा। मैथिली शरण गुप्त
दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो केशव प्रसाद पाठक, केशव प्रसाद पाठक। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा का उपनाम है नवरत्न। इसी के बाद में इसके नवरत्न के बाद में आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं और फोर्थ नंबर पे सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत। और पांचवें नंबर पे बच्चन जी, डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं हैं, बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। तो अभी तो यही जो 4-5 हैं मुझे लगा तो मैं इनको ले आई हूँ। अब अगर आपको कहीं अन्यत्र आगे पढ़ते हुए मिले तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप इस लाइन को लिखेंगे तो 2-3-4 लाइनें आप वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी और रूप में अनुवाद किया हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को तो यहीं तक ही रखते हैं। तो बच्चन जी की आत्मकथा जो है वो 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या होता है कि पहले भूल जाता है। भूल के जाते हैं आप तेजी जो श्यामा देवी थी उनसे लगा सकते हैं। श्यामा देवी जी के निधन से पहले अगर आप देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जीवन था उनको कुछ याद रखते थे, कुछ भूल जाते थे। हरिवंश तेजी वो जो क्षमा कीजिएगा, श्यामा देवी के निधन के बाद हरिवंश राय बच्चन एकदम पगला से गए थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आता था। तो आप पहले खंड का नाम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं। उनको समझ ही नहीं आता है कि जीवन आगे क्या है पीछे क्या था, क्योंकि श्यामा देवी जी का निधन हो चुका है। उसके बाद में इनका विवाह होता है और सही में ये वास्तविकता भी है कि इसी तरह से इनकी आत्मकथा भी है, यदि आप थोड़ा सा विस्तृत देखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि नीड़ का निर्माण। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये बरेली गए हुए होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, किसी सम्मेलन वगैरह में गए हुए होते हैं। तो वहाँ पे तेजी जो हैं, तेजी बच्चन जी से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद में थोड़ा प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है और इनका विवाह हो जाता है। यानी कि नीड़ का निर्माण, फिर यानी कि घोंसले का निर्माण होता है, यानी कि गृहस्थी दोबारा से बस जाती है। ठीक है, तेजी बच्चन जी से विवाह होने के बाद में बसेरे से दूर। उसके बाद में ये कैम्ब्रिज वगैरह बाहर चले जाते हैं विश्वविद्यालय उसमें। उसके बाद में 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी आत्मकथा थी। बच्चन रचनावली कहीं पे 9 खंड मिलते हैं, कहीं पे 10 खंड मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे तो 10 खंडों में हैं। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था और 1968 में हमने देखा था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, आप वहाँ पे नोट किए हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले कवियों में बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त हैं, केशव प्रसाद पाठक हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न हैं, सुमित्रा नंदन पंत और आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, तो ये था आपका। बात कर लें, यदि आप में से किसी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप समय से पहले कॉल कीजिएगा 9568802463। इस पे जो आपको शुल्क जमा करना होगा 500 रुपये और ये जो है आपको 50 टेस्ट पेपर यहाँ पे मिलेंगे। और ये 50 टेस्ट पेपर एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ जो आपको दिए जाएंगे वो कम से कम 9 टेस्ट पेपर रहेंगे। ठीक है, 8 या 9 टेस्ट पेपर रहेंगे और उसके बाद प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, यानी कि प्रति सप्ताह आप 125 प्रश्न यानी कि अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में घूम जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगली नई विशेष प्रवृत्ति के साथ में। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बस ये है कि आप जो भी चाहें आप अच्छे से तैयारी करते रहें और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का हमारा आपसे कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं ये सब आप जान जाते हैं। और परीक्षा से पहले अगर आप इस रणभूमि में प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं अखाड़े में तो बहुत अच्छी बात है। और आप जो कैंडिडेटों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हमने जो पैसा मैम को दिया है वो अनायास नहीं है। ठीक है, और ये आपसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ये तो टाइपिंग चार्ज भी हमारा नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब चूँकि मैं तो नहीं दे सकती थी कि जितना मुझसे हो रहा था मैं आपको फ्री दे रही थी और इतना विस्तृत भी आपको दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिल रहा होगा। समय का कहीं ना कहीं अभाव है, वरना तो ये इतना विस्तृत चला जाता कि बच्चन जी ही कम से कम 3 क्लास में समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अगली नई यानी कि हम पढ़ेंगे अगला
प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद में देखते हैं क्या है, कैसे जन्म हुआ, कैसी शब्दावली है, ये सब हम देखेंगे। तो आप तब तक आराम से पढ़ते रहिए। क्लास या कहीं पे आपको कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप प्रत्येक रविवार को चैट ओपन की जाती है, आप उसमें कोई भी बात साझा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बायोग्राफी हमसे कोई नहीं मांगेगा, वरना हम व्हाट्सएप चैट ओपन करने ही बंद कर देंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, चयन लीजिए, उसके बाद में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उन पे हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बात तो आप जिन भी कैंडिडेट की अभी कोई समस्या होती है हम उनसे अभी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।